चलो अभी अपन बात की बात बाद में करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। चलो अभी मेरे को 5 क्वेश्चन बताया है ना। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फॉरेक्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। सबने होमवर्क तो अभी आज करेंगे ना अपन? ठीक है ठीक है। तो यार तुम लोगों ने होमवर्क भी नहीं किया और पढ़ा भी नहीं, देखो नहीं बोलो। जिया क्या पढ़ा था? चलो अभी है ना, एक कंसेप्ट है, अपने नोट्स में लिख लेना अपने भाषा में, या अगर नहीं लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 18 को न्यू कंसेप्ट करके कर देना। इसका एक छोटा सा रेफरेंस है, ठीक है। इस कंसेप्ट को ऐसे लिखवाया नहीं नोट्स में, क्योंकि वो समझ में नहीं आता था, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, कंसेप्ट क्या है। हाँ, कंसेप्ट क्या है कि हम लोग फॉरेन करेंसी में लोन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब तुमने यूएस में लोन लिया और यूएस का गेट लगा दे, गेट लगा दे, गेट। नमित वो गेट लगा दे भाई। अपन यूएस यूएस में समझो आपने लोन लिया, यूएस डॉलर में आपने लोन लिया, किसी यूएस के बिजनेसमैन से आपने लोन लिया फॉर अ क्यूए, बस भाई बस बस बस, फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि क्वालिफाइंग एसेट है तो उसका ब्याज कैपिटलाइज होना चाहिए, सीधी बात है भूमि, क्यूए प्लस बीसी, ये अपना रूल है। तो अब इसमें नॉर्मल सिनारियो क्या बोलता है कि आपने लोन लिया यूएस डॉलर में, उसका जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज आप कैपिटलाइज कर दो, सिंपल है। लेकिन इसमें हल्का सा ट्रिक है। क्या है? हल्का सा ट्रिक है, ठीक है ना। कंसेप्ट तो नॉर्मल ही है, अपन क्वेश्चन के साथ में वो ट्रिक को समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, सभी लोगों का ध्यान बहुत अच्छा होना चाहिए। राजन कंपनी है, इन्होंने $20,000 का लोन लिया। अपनी बुक ओपन करो फटाफट, ठीक है। बुक में लिखो लोन, लोन इन डॉलर, थोड़ा फास्ट करेंगे आज, टाइम कम है मेरे पास में, मैडम आ जाएंगे। लोन इन डॉलर 20,000, इंटरेस्ट रेट आगे लिख दो 6%, ठीक है ना। फिर लिख दो, ये जो लिखा ना आपने, इन दोनों को ऐसे देखो, ऐसा ब्रेस बनाओ और लिखो एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ लोन। जब आपने लोन लिया तब एक्सचेंज रेट कितना था? 48 रुपीज पर डॉलर, है ना। तो अभी तुम बोर्ड की तरफ देखो, तो तुमको जब तुमने लोन लिया तो तुमको भारतीय रुपये में कितना रुपया मिला होगा? $20,000, है ना, इंटू 48, उस दिन का एक्सचेंज रेट। सबको समझ में आती बात ये, इतना तुमको लोन मिला होगा, बराबर है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्सचेंज रेट एट द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वॉज 50 रुपीज पर डॉलर। एक एएस है, AS11, इसी के लिए ये नोट्स में नहीं आया क्योंकि ये AS11 में कवर्ड है थोड़ा सा, ठीक है। AS11 में ये सब एक्सचेंज कन्वर्जन के बारे में आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो 50 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से रेट है ऑन द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च का, ठीक है। आपने जब वो लिखा ना ऐसा करके 48 लिखा ना, उसके आगे डाल दो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, मतलब साल की शुरुआत में आपने लोन लिया, राइट। फिर ऐसा एक लाइन खींचो, फिर लिखो एक्सचेंज रेट एट 31 मार्च, एक्सचेंज रेट एट 31 मार्च ब्रैकेट में क्लोज ऑफ द ईयर, साल के अंत में आप लिखो 50 रुपीज, हाँ जी, ठीक है, ठीक है ना, ओके। इतना ही गेम है पूरा, ठीक है। अब अपन अपन ने देखो, अपने को जब पैसा मिला तो 48 के हिसाब से मिला, सब लोग एग्री करते हैं, और साल के अंत में रेट हो गया 50, बराबर है। तो 50 का रेट हो गया और 48 से अपन ने लिया था, करेक्ट है, और 50 का रेट हो गया साल के अंत में। AS11 क्या बोलता है, हर साल के एंड में जो रेट आपका डॉलर का हो जाएगा, वो रेट पे आपको अपनी बैलेंस शीट में उस लाइबिलिटी को दिखाना है, तभी तो वो रियल रिफ्लेक्शन रहेगा ना इन्वेस्टर्स को। तो वो बोरोइंग जो है 20,000 इंटू 50 करो, इतने पे तुमको दिखाना है, कितना आया, और 20,000 इंटू 48 करो, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी 40,000 से बोरोइंग बढ़ गई बिकॉज ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस,
करेक्ट है, लिख दो। एक्सचेंज डिफरेंस लॉस निकाल दो पहले। एक्सचेंज डिफरेंस लॉस सर कैसे निकलेगा, सिंपल है। 20,000 का लोन अमाउंट था, ठीक है, और साल के अंत में 50 रुपए डॉलर हो गया, तो ये 10 लाख का लोन अमाउंट हो गया। और जब मैंने लिया था तो 20,000 इंटू 48 पे मेरे को लोन मिला था, मतलब 9,60,000। तो सर ये 40,000 का मेरा एक्सचेंज का डिफरेंस लॉस हो गया, काइंड ऑफ अ बोरिंग कॉस्ट, काइंड ऑफ अ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में दो चीजें इंप्लाइड है सर, एक तो आपको यूएस वाले व्यक्ति को ब्याज देना पड़ेगा, वो आपका बोरिंग कॉस्ट हो गया। तो नीचे लिखो, ऐसी लाइन खींच दो बेटा, ऐसी लाइन खींचो और नीचे लिखो बोरिंग कॉस्ट बीसी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, लिखो इंटरेस्ट प्लस एफएक्स लॉस, मतलब फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ये फॉर्मूला है, बराबर है, वेरी गुड। यहां तक सब पहुंच गए क्या, है ना। हमारे पास में एफएक्स लॉस है जो कि 40,000 है, ठीक है ना। अब है ना उसके नीचे लिखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट क्या रहेगा, मेरा 20,000 का लोन था, है ना, पूरे साल में मुझे 6% का इस पे लगा ब्याज, हाँ 1,200, और साल के अंत में जो डॉलर है, देखो मेरे को बता एक चीज दिवांशी, कि तू साल के शुरुआत में ब्याज भरेगी कि साल के अंत में ब्याज भरेगी। साल के शुरुआत में क्यों नहीं भरी, कभी तू एडवांस में ब्याज भरती है क्या, तूने साल के शुरुआत में पैसा लिया और उसी वक्त तेरे को बोल देगा ब्याज दे, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई साल तो खत्म होने दे, पैसा इस्तेमाल तो करूं, मैंने तुमको लोन दिया तो तुम मेरे को 1 साल के बाद ही ब्याज दोगे ना। मार्केट में ये चलता है, जिस दिन लोन दिया उसी दिन ब्याज देते क्या, कभी देते नहीं। तो एक्सचेंज रेट में कौन सा लूंगा, साल के अंत का लूंगा ना, साल के शुरुआत का तो लोन लेने का एक्सचेंज रेट है वो, मेरे को ब्याज कब लगेगा, पूरा साल खत्म होने के बाद। तब रेट क्या था, 50 रुपए। तो 20,000 इंटू 6% इंटू 50 रुपए करो, 60,000 आया। अब सर आपने फॉर्मूला बताया है सर, बीसी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस एफएक्स लॉस, मतलब सर 60,000 प्लस 40,000, एम आई क्लियर। कितना हुआ सर, 1 लाख हुआ। आ गया, लिखो ना, मेरे को मुंडी क्या देखा, लिखो, कितना सिंपल है ना, ठीक है ना। अरे भाई तूने तूने होशियारी करी ना बाहर से लेके, तो तेरे को जो लॉस हुआ फॉरेक्स में प्लस तेरे को जो ब्याज लग रहा, वो दोनों ही तेरे बोरिंग कॉस्ट है। अगर तू बोरो नहीं करती दोनों भी तेरे को लगते नहीं, और बोरो तूने क्यूए के लिए किया है, अगर क्यूए नहीं होता तो ये बोरिंग कॉस्ट पीएनएल में जाता। समझ में आया लॉजिक, फॉरेन एक्सचेंज लॉस क्यों हम बोरोइंग कॉस्ट मान के क्यूए में कैपिटलाइज कर रहे हैं, सिंपल, कि तुमने वो बोरोइंग इंडिया के बाहर से ली। बोरोइंग कॉस्ट इज इक्वल टू वॉट एवर चार्जेस, वॉट एवर खर्चा फॉर मेकिंग दैट बोरोइंग। सो वो बोरोइंग है, इसके कारण फॉरेन एक्सचेंज लॉस लग रहा है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगर बोरोइंग नहीं होता तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस लगता क्या तुमको, नहीं लगता, सिंपल है, लॉजिक क्लियर एकदम, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक समझो, ये लॉजिक समझते से ही तुम्हारा ये लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा। सबका ध्यान मेरे तरफ, ठीक है। सर आपने बोला कि बोरोइंग के लिए जो भी खर्चा लगे वो बोरोइंग कॉस्ट है, बिल्कुल सर सही है। प्रोसेसिंग फी लगी, कोई ब्रोकर फी लगी, है ना, दलाल पैसे दिलवाते ना, सीए कमीशन लेता है पैसे दिलवाने के, वो लगा, इंटरेस्ट लगा, फॉरेन एक्सचेंज लॉस लगा, ये सब बोरोइंग कॉस्ट के भाई बहन माने जाएंगे, ये अपन ने नोट्स में लिखा है। अब दूसरा लॉजिक समझो, इंडिया के बाहर से आदमी पैसा कब लेता है, सुनो, क्या होता है, इंडिया में ब्याज दर है 12%, कितनी है, आप घर पर जाके सर्च करना, यूएस में ब्याज दर 3%, 4%, 5% होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी करेंसी वैसी है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, कम ब्याज दर के लिए इंडिया के बाहर से लोन लेते हैं, ठीक है, बराबर है। लेकिन अब अगर ऑब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो उसको ब्याज कम लग रहा, 3% है, वीजा वीज 12%, करेक्ट है। एक्चुअली उसको 3% नहीं लग रहा, उसको ज्यादा लग रहा। कारण ये, अगर करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो तेरे को इंटरेस्ट तो लग ही रहा,
और साथ में फॉरेन एक्सचेंज का लॉस भी लग रहा है, समझा। लेकिन व्यक्ति फिर भी इंडिया के बाहर से क्यों लेता है? क्योंकि उसका एस्टीमेट है कि करेंसी गिर गिर के भी 2 रुपए गिरेगी, फिर भी मेरे को नेट नेट में 8-9% पड़ेगा, वीजा वीज 12%। समझ में आया प्रेम? पक्का समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। इंडिया में लेता तो 12% का पड़ता, ठीक है। इंडिया के बाहर यूएस से लेता तो 3% का पड़ता। प्राइमा फेसी कोई भी क्या बोलेगा, यूएस से ले ले, लेकिन यूएस से लेने के बाद में अगर रुपया डेप्रिशिएट हो गया तो तेरे को उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तेरा फॉरेन करेंसी लॉस बढ़ेगा, है ना। जो 9,60,000 तेरे को मिले थे इनिशियल में, आज तेरे को उसको 10 लाख देने पड़ेंगे अगर वो तू देता है तो तेरे को 40,000 का फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ। तो कहने का मतलब, इफ यू बोरो इन इंडिया यू विल हैव ओनली 12%। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ओनली इंटरेस्ट। इफ यू बोरो इन यूएस you will have 3% interest plus FX loss. So ultimately what they say, this FX loss is disguised interest, छुपा हुआ ब्याज ही है ये, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो मेरा आता है वो एक्चुअली मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इस तरीके से समझो उसको। अब मैं इसको 12% से कंपेयर करता हूं और मुझे क्या ज्यादा सूटेबल रहता है वो मुझे फिर अंडरस्टैंड करना है। तो ये होने के बाद उसको मालूम है कि उसको यहाँ पे 3% लगेगा प्लस लॉस लगेगा फॉरेन एक्सचेंज का, उसके बाद में भी वो यही इसलिए लेगा क्योंकि उसका एस्टिमेशन है कि करेंसी कम डेप्रिशिएट होगी, है ना। समझा क्या जिया? नहीं समझा? पक्का समझा ना देवांशी? समझा ना? समझा प्रेम? क्लियर है ना? अब सरकार ने इसमें एक आखिरी चीज बोली है, वो ये है कि बोले अगर अगर तू बाहर से ले रहा है, ठीक है, और मतलब अगर तू बोले इसमें एक रूल लगा ले कि तूने बाहर से लिया हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोले अगर ऐसा हो गया जैसा अभी हो रहा है कि रुपए बहुत डेप्रिशिएट हो रहा है, तो बोले तू मूर्ख है क्या? 50 का तेरे क्वेश्चन में 48 का डॉलर था क्वेश्चन में डे 1 पे, बोले मूर्ख आदमी ये 48 का 68 हो गया अगर एक ही साल में, तो तेरे एसेट का जो वैल्यू है वो कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि रुपया झट से 20 रुपए डेप्रिशिएट हो गया। तुम कैलकुलेट करो जरा, 20 रुपए के हिसाब से कितना फॉरेक्स लॉस आता है? 20 इंटू 20,000 करो क्वेश्चन के हिसाब से, कितना बोलना? 4 लाख का लॉस आ रहा है उसको, कितने का? तो बोले तू 4 लाख का फॉरेक्स लॉस प्लस तेरा ब्याज अलग, और ब्याज भी इन्फ्लेट रहेगा क्योंकि ब्याज भी तेरा 68 से कैलकुलेट होगा, क्योंकि ईयर एंड का रेट लेते हैं अपन तो, क्योंकि ईयर एंड पे ब्याज भी भरना है। पागल हो गया है क्या? इन्वेस्टर्स को सही पिक्चर दिखेगी क्या? तुम बता, जोर की बोलो मेरे को, दिखेगी क्या? भाई तू सट्टा खेल रहा है, हम थोड़ी खेलने देंगे। हमारे इन्वेस्टर्स पागल हो जाएंगे, उनको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, हालांकि बहुत कुछ हो गया है तेरे सट्टे के कारण। समझा बात को? तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा रूल बोली है, अगर वो बोरोइंग तू इंडिया में करता तो तेरे को कितना ब्याज लगता, वर्सेस तूने बाहर से लिया तो तेरे को कितना ब्याज लगा प्लस कितना फॉरेक्स लॉस या गेन हुआ, जो भी है अप एंड डाउन, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर हम तेरे को कैपिटलाइज करने देंगे, रिमेनिंग तू कहां डालेगा? और सही है वो बोल रहा हम कैपिटलाइज उतना ही करने देंगे जितना तेरे को भारत में लगता था। हाँ, अगर तेरा भारत में समझो तेरे को भारत में 1 लाख लग रहा है, अनु एग्जांपल दे रहा हूं, और तेरे को यूएस में लेने से विथ फॉरेन एक्सचेंज लॉस तेरे को 80,000 लग रहा है, तो तू 80 कैपिटलाइज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। 20 लगा ही नहीं तेरे को 20, अरे 20 तो लगा ही नहीं ना। समझा? अब ये क्वेश्चन देखो, ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है? यहां तक अपन ने नॉर्मली पूरा निकाल लिया, है ना। अब देखो क्वेश्चन में इंडियन बोरोइंग को लेके कुछ दिया हुआ है कि अगर इंडिया में लेता तो कितना ब्याज दिया हुआ है? 11%, है ना। तो अभी करो 20,000 इंटू 48, 20,000 क्योंकि डे 1 का रेट वही है, 20,000 इंटू 48 इंटू 11%, कितना हुआ? 1056। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिले आंसर 105600 लगता अगर तू इंडिया में लेता, तो तूने यूएस में लिया तो तुझे कितना लगा? 1 लाख, विच एवर इज लोअर 1 लाख, तो हम तुझे 1 लाख तक का कैपिटलाइज करने देंगे।
लेकिन अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट हो और ये जो यूएस वाला है ये तेरा फॉर एग्जांपल 1,05,000 आता और इंडिया वाला 1 लाख आता तो कितना कैपिटलाइज कर पाता और रिमेनिंग कहा जाता? क्योंकि मैं डे 1 से 4 बार बोल चुका हूं कि इसके 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं, या तो वो कैपिटलाइज होगा, अगर नहीं हो रहा तो पूछना भी मत कि कहा जाएगा। ठीक है, एक बार तालियां, जोरदार तालियां हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कंसेप्ट, समझ में आया? कंक्लूड कर दो आंसर को फटाफट, मेरे को आगे बढ़ना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया क्या? क्या लिखेगा प्रेम? वो लिख दे, 1 लाख निकाल लिया, इंडियन हाँ इंटरेस्ट अमाउंट इन इंडिया वो निकाल दे फटाफट फटाफट, 20,000 इंटू 48 इंटू 11% लिख दे, निकाल दिया। फिर लिख दे विच एवर इज लोअर, खत्म बात। फिर उसमें क्या कर, विच एवर इज लोअर में 2 एरो निकाल दे, एक तराजू पे रख 1,05,000, एक तराजू पे रख 1 लाख और लोअर में आया 1 लाख, खत्म बात। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो गलती करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं ना, पक्का ना? ये हुई ना बच्चों की बात। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट। ये क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग दोनों। अब मेरी बात सुनना एक, सभी लोग, स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब क्या होता है भूमि? नहीं, एज पर AS 16 स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब क्या होता है? उसके लिए ले रहे हैं सर, ये हमने सिर्फ एसेट के लिए, मतलब तू उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकती क्या? सच्ची बोल। जिया, क्यों? स्पेसिफिक कोई चीज क्या बोल रहे हो यार तुम? क्वालिफाइंग एसेट बोलो, कोई चीज क्या है? स्पेसिफिकली तुमने सर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तुम लोग मानते हो नहीं बात कि सर ये स्पेसिफिक बोरोइंग मैंने किसके लिए लिया है? तो क्या तुम उसको वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हो क्या? क्या तुम ट्रक परचेस करने के लिए यूज कर सकते हो क्या? क्या तुम कोई भी एसेट के लिए यूज कर सकते हो क्या जो दूसरी कोई एसेट है? या तुम कोई दूसरी क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी नहीं, वो तुमने ईयर मार्क मतलब उसी पर्पस के लिए ली होती है, इसी के लिए उसको स्पेसिफिक बोरोइंग कहते हैं। अपने नोट में ये पॉइंट उसके नीचे ऐड कर देना, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? अब मेरे को बताओ, स्पेसिफिक बोरिंग अगर तुमने ली, ठीक है, और 10 लाख की बोरिंग ली और तुमने मान लो डे 1 पे 2 लाख यूज करे, है ना, फिर 2 महीने बाद में 2 लाख यूज करे, फिर 4 महीने बाद में और 4 लाख यूज करे, तो तुम ये स्पेसिफिक बोरिंग का जो ब्याज है जो तुमको कैपिटलाइज करना है, तुम इसको पार्ट में कैपिटलाइज करोगे कि सर ये जो 2 लाख है इस पे तो पूरे 12 महीने का लगेगा, जो उसके बाद में जो 2 महीने बाद में 2 लाख लगे हैं उस पे 10 महीने का, ऐसा करोगे कि पूरे साल का ब्याज लगाओगे? क्यों? तो लेकिन मैंने यूज थोड़ी किया सर, लिया तो उसके लिए था, आपने यूज नहीं भी किया तो ब्याज तो लगना ही है, ब्याज तो लग। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, वो ओवरड्राफ्ट से बाहर आ जाओ तुम, ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज ही मत करो मेरे सामने बिल्कुल भी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का गणित ही अलग होता है, वो तुम यूज करो तो ही ब्याज लगता है। वो पढ़ा रहा, तुमने गलत गलत आंसर दी क्योंकि तुमको पता नहीं था, वो पढ़ा रहा तो ब्याज लगता गया। ओवरड्राफ्ट बिल्कुल मेरे को मेरे सामने बोलना ही मत, तुम मेरे पूरे ऐसा कंसेप्ट हला दोगे। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सिर्फ वो एक क्वेश्चन में था घटिया, उसको हटा दो। लोन मतलब ब्याज लगता है, ठीक है, तूने उसको यूज किया नहीं किया ब्याज लगता है। अगर तू उसको क्वालिफाइंग एसेट में नहीं डाल रहा है तो तू पीएनएल में डालेगा, लेकिन डालना तो पड़ेगा, करेक्ट है। लेकिन सर स्पेसिफिक बोरोइंग तो मैं पूरे 12 महीने पे चार्ज करती हूँ, भले ही वो पैसा कौन से महीने में यूज हो रहा, आधा आधा यूज हो रहा नहीं हो रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? वो पूरा कैपिटलाइज होगा, सिर्फ उसका एक एक्सेप्शन है, टेम्पररी होल्ड, है ना। अगर वो नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, स्ट्राइक वगैरह के कारण है और
कोई सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं हो रहा है या टेक्निकल वर्क उस पर नहीं हो रहा है, फिजिकल वर्क बंद है और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी सब्सटेंशियल नहीं हो रहा है, तो उसको हॉल्ट बोलेंगे। और हॉल्ट है तो फिर उतने उतने पार्ट का जो स्पेसिफिक बोरिंग का ब्याज है वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन बाकी स्पेसिफिक बोरिंग का पूरे साल का ब्याज हम कैपिटलाइज करते हैं, उसमें वो प्रोराटा नहीं करते कि वो पैसा कब यूज किया, कितने महीने के लिए यूज किया, वो नहीं करते। ये स्पेसिफिक बोरिंग के लिए है, जनरल बोरिंग तो नॉर्मल है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? एकदम पक्का क्लियर है? क्वेश्चंस के थ्रू और क्लियर होगा। ठीक है, चलो। एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन चालू किया बिल्डिंग का, अपनी सामने रजिस्टर रखा और हाथ में पेन रखा। ठीक है, कब चालू किया? 1 जनवरी। लिखो फटाफट, सिर्फ डाल दो 1 जनवरी 2011 डाल दो फॉर एग्जांपल, डाला कि डेट लिखा गई सिर्फ। ठीक है, 1 लाख का स्पेशल लोन लिया है टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब स्पेसिफिक बोरिंग कब लिया है? 1 जनवरी 2011। लिखो डेट के आगे लिखो 1 जनवरी लिखा ना, उसके आगे लिखो 1 लाख, 1 लाख के नीचे लिखो एसबी, एसबी स्पेशल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%, लिख दो उसके आगे इंटरेस्ट रेट 10%। डेटा लिख दिया? लिखना भाई, डेटा लिख दिया क्या पूरा? ये तुम्हारा स्पेसिफिक बोरिंग का आ गया, कब लिया था? 1 जनवरी को लिया था, सब आ गया। ठीक है, ओके। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स नीचे दिए हैं। अभी जनरल बोरिंग हो गई, उसमें से 5 लाख का अमाउंट है 11% इंटरेस्ट पे और 9 लाख का अमाउंट है 13% इंटरेस्ट पे। ठीक है, अभी जो डेटा लिखा ना है ना, अब उसमें सिर्फ क्या करो, उसका पूरे साल का इंटरेस्ट भी निकाल दो हाथों हाथ, स्पेसिफिक बोरिंग का निकालो। 1 लाख का 10%, 10,000 लिख दो। 10,000, 10,000 को बॉक्स कर दो बेटा ऐसा, ये स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट हो गया। कैसे निकाला? 1 लाख इंटू 10%, ये आ गया 10,000, इसको बॉक्स कर दिया गया, इसके सामने लिख दो ए। ठीक है, लिखा। फिर एक लाइन खींचो ऐसे, फिर इसमें लिखो जनरल बोरिंग, जनरल बोरिंग है ना, और ब्रैकेट में लिखो सीआर, सीआर कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है ना। फिर ऐसा बॉक्स बनाओ, देखो ये ऐसा बनाओ, अमाउंट लिखो, उसके बाजू में रेट लिखो, सेम टू सेम क्वेश्चन में जो दिया है ना, अचंभित मत हो, अमाउंट रेट। ठीक है, इसके आगे देखो कैसा बनाओगे, इंटरेस्ट। ठीक है, 5 लाख का 11% कितना हुआ? 55,000 लिखो टेबल के आगे कॉलम में, और 9 लाख का 13% 117, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,72,000 है ना, लिख दिया इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसके नीचे लिखो 1,72 डिवाइडेड बाय 14 लाख है ना, कितना आया? 2829 हो गया ना फिर वो 2 डेसिमल में। हाँ तो 2, अच्छा 2857 है, 286 हो गया। ये लोग 2 डेसिमल लेते हैं 16 में आई गेस, तो हम लोग उसको चेंज करना पड़ेगा। कहा गया वो? अच्छा 3 लिया इन्होंने, 285 लिया, पागल है वो लोग, जाने दो उसको। ठीक है, हाँ आ गया ये बराबर। ठीक है, ये तुम्हारा जनरल बोरिंग का रेट आ गया। एम आई क्लियर टू यू एवरीबडी? ठीक है, ओके। अब देखो यूटिलाइजेशन देखते हैं बच्चों। अभी एक बात जिंदगी में रखना, देख मेरे को तू बता कितना खराब होगा कि तूने स्पेसिफिक बोरिंग वो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, और जब पहला खर्चा हुआ तो पहला हाथ तेरा काय में जाएगा, स्पेसिफिक बोरिंग में जाएगा, जनरल बोरिंग में जाएगा? अगर जनरल बोरिंग में डाल दिया तो स्पेसिफिक बोरिंग खींच के लगाएगी कि मेरे को क्यों लिया, तुमको उसके साथ में जाना था तो मेरे को क्यों लेके आए। ठीक है, ही वाली बात हो गई है ना। तो जनवरी में 2 लाख का खर्चा हुआ, ये स्पेसिफिक बोरिंग से गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो वैसे भी पूरे साल का ही इंटरेस्ट ऐड करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो 1 ही लाख का स्पेसिफिक बोरिंग है। ठीक है, अब 2 लाख में से 1 लाख गया होगा स्पेसिफिक से। अभी तुम है ना ये टेबल बनाओ बेटा, एज इट इज टेबल बनाओ। एज इट इज टेबल बनाओ। देखो इसमें ना जो साल है ना वो जनवरी से दिसंबर है, हाँ वो डेटा से समझ में आ जाता अपने को। टेबल बना लिया क्या सबने? देखो जिसका रह गया ना वो भी घर पे लिखिएगा क्योंकि मैडम आ जाएंगे।
सबका हो गया क्या? थोड़ा डेकोरेशन घर पे कर देना, करना है, ठीक है, ये आ गया ना। अब यहां पे तुम क्या करो, देखो मैं ना स्पेसिफिक का तो ब्याज लिखता ही नहीं, ठीक है, वो अपन लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अपन जनरल का लिखते हैं। अभी इसमें क्या करो, यहां पे चौथा कॉलम डालो स्पेसिफिक बोरिंग और पांचवा कॉलम डालो जनरल बोरिंग, है ना। ये 2 लाख में 1 लाख की स्पेसिफिक थी और 1 लाख की जनरल थी, बराबर है। तो 1 लाख की जनरल पे हाथों हाथ ब्याज लगा दो 12.8, क्या है वो 285 लिखो। मैं तुमसे मैं सॉरी मांगता हूं, ठीक है, वो लोग तो बेवकूफ है, 286 आता है, 2857 आता है कैलकुलेटर पे, राउंडिंग करके 286। अब उनको मैच करने के लिए 285 लिखो आप एक बार के लिए, ठीक है। एग्जाम में 286 लिखने का, 285 लिखा तो गलत दिया जाएगा, 286 लिखने का, इन पे मत जाओ। ये खुद ही अपने आरटीपी और सदस्य में ठीक करते उसको, लेकिन उनको उतनी अक्कल थोड़ी है, वहां पे एम्प्लॉय कम है ना, वो इसको ठीक नहीं कर पाते सेटलमेंट को, जाने दो, ठीक है। तो 12.285 कर दो, ठीक है भूमि, बराबर है, हाँ ठीक है, ओके। अभी देखो 2.5 लाख, 2.5 लाख पे भी सेम होगा, इंटू 12 पॉइंट प्रेम 285, है ना, बस चलेगा, इतना कर देगा तो ये ठीक है। कि कुछ बाकी है इसके अंदर? बेटा ये पूरे साल का ब्याज है, लेकिन तूने ये अप्रैल में खर्चा किया है, जनरल बोरिंग में तो प्रोराटा करना पड़ेगा ना मेरे भाई, करेक्ट ना। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का तो पीएनएल में जाएगा, अप्रैल से लेकर दिसंबर में पूरा जो कैपिटलाइज होगा, बराबर है। तो 9/12 कर दूं, देवांशी समझा क्या? भूमि तुमने तो निकाल लिया पूरा, प्रोराटा किया था क्या? बहुत ही बढ़िया। फिर 4.5 लाख जो है इसको भी 12.285 करो और इसको मल्टीप्लाई करो 6 महीने से, जुलाई में। देखो ये अजम्पशन है मेरे भाई कि ये फर्स्ट डे पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, 6/12, और आखिर का भी निकालो, और फिर जनरल बोरिंग का टोटल ब्याज निकाल लो। क्या? नहीं, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, सब राउंड ऑफ किया उन्होंने। जनरल बोरिंग निकाला क्या? 64189 आया क्या? हाँ प्रीत, आया ना 64? लिखो, ये देखो अभी क्वेश्चन में 64189 तुमको दिख रहा है। अब नीचे अपन स्पेसिफिक बोरिंग 10,000 की ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट आ गया स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक मिला के 74189। सबका आया 64189 भूमि? हाँ ठीक है, ठीक है ना। और 10,000 ऐड कर देंगे नीचे स्पेसिफिक, अब लिखो स्पेसिफिक बोरिंग प्लस जनरल बोरिंग दोनों का इंटरेस्ट 74189, लिख दिया। इतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ठीक है। फिर लिखो टोटल, ये देखो ये वाला बनाओ, 4 नंबर बनाओ, टोटल एक्सपेंसेस कितने कैपिटलाइज होंगे, सारे खर्चे प्लस ब्याज का अमाउंट, हो गया। सबका हो गया, है ना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1094189 टू बैंक अकाउंट, एंट्री पास हो गई, है ना, लिखना एंट्री, एंट्री लिख दो, जनरल एंट्री पूछा है ना क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपका हाथ पकड़ के सॉल्व करवा दिया, ठीक है, लेकिन शुभम सर ऐसा करते नहीं, इसलिए 4-5 क्वेश्चन होमवर्क है एज इट इज। तो तुमको तुम्हारा परफेक्शन, वो क्वेश्चन जब तुम खुद से भी आज घर पे कर लोगे, कल मेरे को दिखा दोगे, वो तुम परफेक्ट हो जाओगे, हो गया, ठीक है। चलो ये बात होगी पूरी, इसका नरेशन भी देख लो, है ना। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, किसी को डाउट है क्या? अब देखो यहाँ पे ना ये लोग 2 तरीके से करते हैं,
जो तरीका मैंने कराया ना, ये आगे क्वेश्चन में उन्होंने करा है, ये तरीका मेरे को इजी लगता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले खर्चे को प्रोराटा कर देते हैं। देखो 2 लाख पूरे 12 महीने के लिए यूज हुआ था, है ना। एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस निकालते, क्या निकालते हैं, एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ध्यान देना भूमि, 2.5 लाख को 9/12 कर दिया, 4.5 लाख को 6/12 कर दिया, और 1,20,000 को एक महीने का यूज किया था वो। तो अब ये तेरा एवरेज एक्यूमुलेशन आ गया, समझा, क्लियर है। अब इसमें से 1 लाख तो देखो स्पेसिफिक बोरिंग से पूरे मिल जाएंगे, जो बचे हुए 5,22,500 है, इस पे तू तेरा कैपिटलाइजेशन का रेट लगा दे, तो आंसर सेम आने वाला है। तो तुम ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, बात है कि जो तुमको कंफर्टेबल लगे वो करो। तुम बोलते सर पहले अपन एक्सपेंस को एक्यूमुलेट कर लेते, वो निकाल लेते, वैसा निकाल लो। तुम बोलते सर टेबल के सामने ही क्वेश्चन से मुझे आइडिया लग जाता टेबल से टेबल कैसे बनाना है, तो मुझे प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आता, वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग क्लियर है, पक्का जिया, समझ में आया प्रेजेंटेशन इनका, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ फटाफट। पच्चीस, अब तक 25, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2022 वर्क हाउस लिमिटेड टू का लोन फ्रॉम अ फर्म, नया पेज ले लो, ऊपर हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 25 भूमि, फटाफट, ठीक है। उसमें लिखो डेट, 1 अप्रैल 22 की डेट लिख दो, 1/4/2022 लिखा डेट, उसके आगे लिखो 25 lakhs, उसके आगे लिखो एसबी, एसबी, हाँ भैया, घंटे भर बाद में, नहीं ना, हाँ, नहीं तो सुनो ना, तो कहाँ पे ले जा रहे हैं, सिंधी कैंप ना, ठीक है ना, तो आप मेरे को गुजराती से ले लोगे क्या, हाँ, ठीक है ना, तो हाँ, हाँ, तो मैं वहां तक आता हूँ, ठीक है। एसबी क्या है, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लिखो 12%, बराबर है, ठीक है। अभी प्यारा प्यारा कंसेप्ट सिखाया है कि स्पेसिफिक बोरिंग, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में और इसमें पता है क्या फर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोइंसिडेंटली या क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए फर्स्ट महीने से ही जो पैसा यूज हो रहा था उसी में स्पेसिफिक बोरिंग कंज्यूम हो गई, पहले फर्स्ट डे पे तूने 2 लाख उठाया था और 1 ही लाख तेरा, तो तेरा कोइंसिडेंटली स्पेसिफिक बोरिंग पूरे साल का ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है, इस क्वेश्चन में डे 1 पे पूरा स्पेसिफिक बोरिंग यूटिलाइज नहीं हो रहा, कुछ पैसा बाद में घुस हो रहा। अब बच्चा यहाँ पे ट्रैप कैसे हो जाएगा, जब वो उसको प्रोराटा कर देगा, लेकिन अपन करेंगे क्या, ये हुई ना बात। तो अपन अभी इनका प्रेजेंटेशन यूज करेंगे, एक क्वेश्चन वैसा सही, एक बात तेरी एक बात मेरी, ठीक है। अभी देखो तुम दूसरा, इसमें तभी तुमने इसका बैच निकाल दो पहले तो, चलो बात खत्म हो गई, अभी लाइन खींच दो, ठीक है। अब तुम लिखो कैलकुलेशन ऑफ, फटाफट डालो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एवरेज एक्सपेंसेस, डाला क्या, इसके लिए एक बार पे छोड़ दो, पहले ना इन्होंने इन्होंने वो इंफॉर्मेशन बाद में दी, पहले ना आप ये करो, जनरल बोरिंग का निकालते हैं पहले, एवरेज रेट लिखो आप, एवरेज, उसको वो हेडिंग को काट दो प्लीज, सॉरी सॉरी, उसमें लिख दो जनरल बोरिंग कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। अब उसका निकालो जैसा अपन करते ना, ये 3 बोरिंग है, 15 लाख इंटू 8%, है ना, सारे कर दो, फिर डिवाइड बाय टोटल जनरल बोरिंग करके जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दो।
कितना आया? बहुत ही बेहतरीन, तालियां का जोरदार। 9048 लिखी इन्होंने, 9048 आ रहा क्या? हाँ क्या? हाँ तो 905 होता ना वो। तो तीन डेसिमल, इन्होंने 4 डेसिमल यूज किया, तो अपन 9048 लिख देते इनको मैच करने के लिए। सर एग्जाम में क्या करे, 3 डेसिमल और वो भी प्रॉपर राउंडिंग करना, ठीक है। तो ये तो चलो आ गया, तुमको इतने मार्क्स तो मिल ही गए। ठीक है, अब देखो बिल्डिंग पे खर्चा हुआ 70 लाख। और यार शिट, सॉरी यार, ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये इसके बाद वाला है। सॉरी सॉरी सर, तो ये तो सिंपल है। बिल्डिंग पे खर्चा हुआ, एक बार सुन लो, देख लो बस एक बार। अब तुमने जीबी तो निकाल दिया मैडम भूमि, ठीक है। 70 लाख का जो बिल्डिंग है, ठीक है, 70 लाख के बिल्डिंग में स्पेसिफिक बोरिंग हो गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है 45 लाख, वो तुमको जनरल बोरिंग लगेगा। फर्नीचर लगा 22 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 90 लाख, और फैक्ट्री शेड 43 लाख। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द, एक मिनट, हाँ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2023। रेडीमेड फर्नीचर वाज परचेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। मतलब ये क्यूए नहीं हुआ, ठीक है, ये क्यूए नहीं हुआ, ठीक है। द फैक्ट्री वाज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 1 अप्रैल 2023। तो क्यूए क्या हुए, ये हुए, ये हुए, ये हुए। तो 70 लाख में से 25 लाख तेरा चला गया समझ लो इसमें, ठीक है। और रिमेनिंग जो है, मतलब 45 लाख, 45 लाख प्लस 90 लाख प्लस 43 लाख, इस पे जनरल बोरिंग का रेट लगा के तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। एक बार लगा लो। हाँ जी। किस पे? हाँ जितना बोरेंगे अपन उतना ही लगाएंगे ना, तुम सब पे मत लगाओ ना। बोरिंग कितना अपना टोटल? 15, नहीं 15 प्लस 30 प्लस 18, तुमने जीबी निकाल दिया ना। अब तीसरा वर्किंग नोट लिखो, उसमें तीसरा लिखो, तीसरा वर्किंग नोट लिखो, टोटल बोरिंग्स। ये ऐसे हेडिंग डाल दो, देखो ये तीनों का हेडिंग डालो, इनके अमाउंट डालो और टोटल निकालो। 63 लैक्स आ गया है ना। ठीक है ना। टोटल खर्चा निकाल दो, कितना हुआ? ठीक है, अभी सबसे पहले देखो बिल्डिंग का, सबसे पहले बिल्डिंग का देखो। 25 तो चला गया स्पेसिफिक बोरिंग से, अब बचा 45, ठीक है। 45 जाएगा जनरल बोरिंग से, ठीक है। और आपका टोटल बोरिंग कितना है? 63 का जनरल बोरिंग से, ठीक है। 63 में से 45 जा रहा है बिल्डिंग पे, कितना बचा? 18 बचा, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। 45 लैक्स इस पे लगा, डिवाइडेड बाय, ये क्या है, 2 करोड़ इंटू 63 इंटू द परसेंटेज। ये बताओ क्या किया? 63 क्या है अपना? जनरल बोरिंग्स, जनरल बोरिंग 63 है, ठीक है। 45, 45 आउट ऑफ 63 आप यूज कर रहे हो बिल्डिंग पे, ठीक है। 45 आउट ऑफ 63, तो 63 लैक्स डिवाइडेड इनटू 45 डिवाइडेड बाय 200। 200 क्या है वो देखो पहले अच्छे से। विदाउट मतलब? हाँ, क्वालिफाइंग एसेट कितना है? 70 प्लस 90 प्लस 43, कितना हुआ? 2 करोड़ 25 लाख। इसमें से 25 तो मेरा स्पेसिफिक से जा रहा है, तो टेंशन नहीं है, वो तो पूरा की पूरा। अब बचा कितना?
200, सॉरी नहीं, सारे ही खर्चे ऐड करने पड़ेंगे। अरे वो सिर्फ रेशियो के लिए, सिर्फ रेशियो के लिए, ठीक है। सारे खर्चे ऐड करो, कितना आया 225, उसमें से 25 तुम यूज कर रहे हो काय के लिए, स्पेसिफिक के लिए, बचे कितने 2 करोड़ बचे। अब वो 2 करोड़ रुपए तुम्हारा बेस आ गया, ठीक है। 2 करोड़ में से 45 तुमने बिल्डिंग भी खर्चा किया, ठीक है। अब तुम्हारा रेशियो आ जाता 45 डिवाइडेड बाय 20, ये तुम्हारा खर्चे का रेशियो आ गया। एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस इनटू 63 लाख की तुम्हारी क्या आई टोटल बोरोइंग, और इनटू तुम्हारा परसेंटेज। ये एक प्रेजेंटेशन है इनका, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करो कितना आ रहा। वो जो तुम अगर तुमने 200 नहीं भी किया ना, तुमको फर्नीचर का अलग से निकालना पड़ता था। तुम 200 लेके फर्नीचर भी निकाल दो, बस तुम उसको पीएनएल के कॉलम में डालना। और ये एक प्रेजेंटेशन है, ये वाला प्रेजेंटेशन देखो एक बार। पहले ये देखो, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट फॉर नॉन स्पेसिफिक बोरिंग्स, ठीक है। ये सब नॉन स्पेसिफिक बोरिंग है। ये 8%, 15%, 10% है। ये टोटल इंटरेस्ट तुमको लगा है, ठीक है। कितना टोटल इंटरेस्ट तुमको लगा है? ये टोटल इंटरेस्ट तुमको लगा है 63 पे, ठीक है। किस पे लगा है 63। इन्होंने देखो कैसा किया, 7.5 लाख का टोटल इंटरेस्ट इंटू 45 तुम्हारा बिल्डिंग पे खर्चा लगा, डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा, ये आया तुम्हारा 168550। फिर फर्नीचर का सेम, लेकिन वो गया तुम्हारा पीएनएल में, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी का सेम, वो गया तुम्हारा इसमें, और फैक्ट्री शेड का सेम, वो गया तुम्हारा इसमें। ये दोनों मिला के तुम्हारा 7.5 लाख का खर्चा बुक्स में चला गया। एक बार तुम ये देख के प्रेजेंटेशन बनाओ, ये वाला बेटर प्रेजेंटेशन है, ये बनाओ। मैं तुमको एक और तरीका बताता हूँ, ये बनाओ तुम देख के पहले अपनी बुक में। ये एज इट इज प्रेजेंटेशन बनाओ एक बार। मेरे को कैलकुलेटर देना प्लीज एक बार, थैंक यू। सिर्फ ये बनाओ, हाँ, बाकी कुछ भी मत करना, एज इट इज टेबल बनाओ बस, ये वाला। बना लिया क्या? अब बस एक बार मेरी तरफ देखो, ये क्वेश्चन में जो छोटा सा डिफरेंट पार्ट है तुमको बताता हूँ, तुम टोटली एग्री करोगे, ठीक है। सब लोग रेडी है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25 लाख मैंने क्यों लिया है? मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए लिया है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए लिया है। दैट फंड इज ईयर मार्क ओनली फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग पे खर्चा 70 लाख हो रहा है, 70 लाख में से जो 25 लाख है वो तो स्ट्रेट अवे स्पेसिफिक बोरिंग में चला गया। उसका मतलब मैं कह सकता हूं सर स्पेसिफिक बोरिंग सिर्फ बिल्डिंग के लिए ली थी, तो वो पूरा की पूरा ब्याज कैपिटलाइज हो जाएगा बिल्डिंग में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब बचा कितना 45। अब बात को समझना, 45, 22, 90 और 43, सर ये टोटल खर्चा मेरा 200 है, ठीक है। मेरा लेकिन जो सर लोन का जनरल बोरिंग का अमाउंट है
वो सिर्फ 63 है। मतलब मैंने 200 माइनस 63 जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जेब से लगाया है। ठीक है, अब सर 63 लाख के ऊपर ब्याज लगेगा। अब सर एक असम्पशन मैं क्या लेता हूं कि 63 में से मैंने 45 लाख बिल्डिंग के लिए यूज कर लिए, लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं। 63 लाख को क्वेश्चन में बोला है क्या कि काय के लिए यूज हुए? मतलब 63 लाख सबके लिए यूज हुए होंगे, चाहे फर्नीचर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो शेड हो, वो सबके लिए यूज हुआ है, तो उसका ब्याज सब पे बंटना चाहिए। मानते हो ना? ठीक है, तो इसके लिए हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे 45 लाख पे जनरल बोरिंग यूज हो गई। नहीं, उसका ब्याज सब पे बंटना चाहिए, सारे क्वालिफाइंग एसेट बंटना चाहिए। तो पहले तो निकालो 63 का ब्याज कितना है। तो सर 63 का ब्याज है 7,50,000, क्योंकि मैंने 11.904 का वेटेड एवरेज रेट निकाल लिया है। ठीक है, अब सर 7.5 लाख का ब्याज मेरे को पूरी बोरिंग पे लगा, जनरल वाली। मानते हो? मानते हो? लेकिन सर ये जो 75 का मेरे को ब्याज लगा है, 7.5 का जो मेरे को ब्याज लगा है, ठीक है, ये मेरे को सर इनमें से सब में लगा है। मतलब मैंने सब में थोड़ा थोड़ा पैसा यूज किया होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो आंसर में बहुत प्यारा अप्रोच यूज करा हुआ है कि ये ब्याज को प्रोराटा कर दो ऑन द बेसिस ऑफ खर्चा। तो अब सिंपल सी बात है, सर कितना ब्याज लगा? 7.5 लाख लगा। 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 45। सर 70 क्यों नहीं किया? क्योंकि 70 था ही नहीं, वो स्पेसिफिक बोरिंग के बाजू में हटा दिया अपन ने, तो जनरल बोरिंग का शेयर 45 ही आया। तो सर 7.5 लाख इंटू 45 डिवाइड बाय टोटल खर्चा। ठीक है सर, 7.5 लाख इंटू 22 डिवाइड बाय टोटल खर्चा। ऐसा करके सर 7.5 लाख को मैंने टोटली बांट दिया इन चारों एसेट्स में। अब सर इसमें से एक क्वालिफाइंग एसेट नहीं थी, तो इसका जो बटा हुआ खर्चा है वो जाएगा सर पीएनएल में, और इन तीनों को जो बटा हुआ है वो जाएगा सर कैपिटलाइज्ड। अब समझ में आया प्रेजेंटेशन? सबको समझ में आया? जिया, प्रेम, पक्का? तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वेरी गुड अप्रोच, कि उन्होंने क्या किया, ये बात बहुत गलत है ये बोलना कि सर जनरल बोरिंग, सर ठीक है स्पेसिफिक बोरिंग बिल्डिंग के लिए यूज हो गया, अब 63 लाख का लोन है, ये पूरा की पूरा उसमें से 45 लाख बिल्डिंग पे यूज हो गया। अरे किसने बोला? वो प्रोराटा बटेगा ना भाई, सब में बटेगा, सब क्वालिफाइंग एसेट है। जनरल बोरिंग तो जनरल है, वो तो किसी भी चीज की यूज हो सकती है। तो मैं पहले सर उसका ब्याज निकाल दूंगा, स्टेप नंबर 1 ये हमने निकाला है। और सर फिर इस ब्याज को मैं प्रोराटा बांट दूंगा, शेयर इन बोरिंग बोल के, वो मैंने सर सब में बांट दिया खर्चे के हिसाब से। अब उसमें एक सर ऐसा था जो कि क्वालिफाइंग एसेट नहीं था, तो सर वो पीएनएल में जाएगा, वो है 82,500। बाकी सब सर कैपिटलाइज हो जाएंगे। कोई डाउट है क्या? पक्का? एकदम पक्का ना सबको? भूमि, जिया, इशिका, एकदम क्लियर है ना कंसेप्चुअली? तो एग्जाम में देखने का कि लोन कितना है, किसके लिए है। हाँ, एक ही सेकंड शिवा, हेलो बोल। हाँ हाँ, वो मैं कर देता चल। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। सबको क्लियर है? ठीक है, अब सुनो 26 नंबर क्वेश्चन, सेबरा लिमिटेड, आ जाओ। Zebra Limited began construction of a new plant on 1st April 2021। कब क्या चालू किया? 1st अप्रैल। लिखो क्वेश्चन नंबर 26, डालो डेट, डालो 1st अप्रैल 2021। डाल दिया क्या? लिख दो एसबी 20 लाख, 10% का ब्याज, निकाल दो। निकाला? अब मेरी बात पे जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पे ना 500 होता है ना, 500 500% ध्यान दो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में मैं ये चेंज कर दूं और बोल दूं कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए नहीं यूज हुआ है, ये हुआ है यूज प्लांट एंड मशीनरी के लिए, कौन सा? स्पेसिफिक बोरिंग, तो तुम्हारा प्रोवाटा कैसे बढ़ता पता है? ये 70 ही लेते अपन, ये 22 लेते, और यहाँ पे 90 माइनस 25 करके फिर वो जो आया वो लेते, और 43 लेते। समझा क्या? क्योंकि क्वेश्चन में ट्वीक हो गया, क्वेश्चन में जिस चीज के लिए बोला है स्पेसिफिक बोरिंग, वो लेस करके फिर जो आया
वो तुम्हारा जनरल बोरिंग का टोटल है, और फिर उस हिसाब से प्रोराटा होगा। नहीं समझना प्रेम? पक्का? ये तुमने लिख दिया, ब्याज निकाल दिया इसका, कितना ब्याज आया? आया क्या भूमि? ठीक है। एक्सपेंडिचर दैट वाज इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट वाज एज फॉलोज। ठीक है, पहले 1 अप्रैल को हुआ 10 लाख, मतलब 20 लाख पूरा की पूरा यूज हुआ क्या? यहाँ वो अड़चन आ गई, लेकिन अड़चन हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमने कंसेप्ट बना रखा है कि वो तो पूरे, क्योंकि तो वो ईयर मार्क फंड्स है, स्पेसिफिक बोरिंग तो और कहीं यूज नहीं कर सकता, तो पूरे साल का तेरे को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 10 लाख, 1 अगस्त को हो गया 24 लाख, और 1 जनवरी को हो गया 4 लाख। क्लियर है? ठीक है, ओके। और ये बात तो एकदम फिक्स है, तू अगर तेरे को मेरे साथ चलना नहीं था, मेरे को लेके क्यों आया? ठीक है, तो जो ये 20 लाख है, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ही एसेट है, वो क्वेश्चन में मल्टीपल क्वालिफाइंग एसेट थी, इसमें एक ही क्वालिफाइंग एसेट थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम फीफो बेसिस पे काट देंगे कि ये 10 लाख पूरा एसबी से गया, ये 24 लाख में से 10 लाख एसबी से गया, और 14 लाख मेरी जनरल बोरिंग हुई, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 प्रेजेंटेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक मैं एवरेज अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस निकाल सकता हूँ। ठीक है, कि सर 14 लाख जो है वो आपका अगस्त से चालू हुआ, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना नहीं था, 12 माइनस 4 8 हो गए, तो 14 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 ये आना चाहिए, और 4 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 ये आना चाहिए, है ना? इनके जो फिगर आए ये मेरे आ गए एवरेज एक्सपेंस वाला चीज। अब इसको डायरेक्टली कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, मेरा कैपिटलाइजेशन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। निकालो पहले सेकंड इसमें लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है ना? और आगे ब्रैकेट में दो जीबी, अपन सिर्फ जीबी का निकाल रहे ना, ठीक है ना? अब उसमें डालो, पहला कॉलम डालो टेन्यूअर, दूसरा कॉलम डालो अमाउंट, और तीसरा कॉलम डालो, नहीं, पहला टेन्यूअर, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरा प्रोराटा अमाउंट। ठीक है, तो पहले इसमें डालो, टेन्यूअर था 8, है ना? और अमाउंट में डालो 14 लाख, और प्रोराटा में लिखो 933333। जिया बराबर है ना? भूमि दिवांशी बराबर है ना? फिर उसके बाद में डालो 3 महीना टेन्योर में, 4 लाख इंटू 3/12 1 लाख बराबर है। ठीक है, और फिर अमाउंट निकाल लो तुम 103333। ठीक है, इन्होंने दोनों का मिला के निकाला है, अपन नहीं निकाल रहे। ठीक है ना? अब डालो नीचे, उसके नीचे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट दिया है कि जनरल का रेट क्वेश्चन में, कि निकालना है? दिया ही है ना रेट, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्टली लिखो, हेंस इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज ऑन जनरल बोरिंग 10333 इंटू 12%, 1,24,000 आता है क्या? हाँ लिख दो, प्लस स्पेसिफिक बोरिंग इंटरेस्ट 2 लाख, टोटल आएगा 3,24,000 बराबर है। सबको एकदम बराबर है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया, आंसर खत्म हो गया। अब है ना, देखो इन्होंने ऐसा भी किया है, जिसको जो प्रेजेंटेशन यूज करना यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तुम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि सर 1 अप्रैल को 10 लाख पे 10% डाल दिया, 1 अगस्त को 10 लाख पे 10% डाल के 1 लाख लिख दिया सर, और 1 ही अगस्त को 14 लाख पे 8/12 करके 1,12,000 लिख दिया, मतलब एक टेबल में पूरा कार्यक्रम खत्म। अरे मैंने तुमको एक क्वेश्चन ऐसे कराया ना इसके पहले, एक ऐसे करा दिया, मेरा काम हो गया। ठीक है,
इसमें जो स्टार मार्क क्वेश्चन है जो तुमको देख के जाना चाहिए वो 25 नंबर है, एक वो ओडी वाला है, ठीक है। हो गया क्या, इसी का कुछ बचा है, बस वो थ्योरी बचा है क्या? हाँ क्या 18 क्या? हाँ और बस ना, ठीक है 21 पे आ जाओ। प्रिंट क्वेश्चन पढ़ना भाई। An enterprise has constructed a complex piece of equipment qualifying asset that is to be installed on production line of a manufacturing plant. The equipment has been constructed over a period of 15 months. However, on installation, certain calibrations are required to achieve the desired level of production before it is finally commissioned. This process is expected to take approximately 2 months, during which test runs will be made. Should the borrowing cost attributable of on borrowing pertaining to 2 months test run period be capitalized? क्वेश्चन सिंपल है कि ये जो 2 महीना एक्स्ट्रा लग रहा है, क्या ये 2 महीने का ब्याज मैं पीएनएल में डालूं या मैं कैपिटलाइज करूं? तो क्वेश्चन सिंपल सी बात बोलता है कि क्या वो एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट रेडी था या नहीं था? तो वो नहीं था, क्योंकि कैलिब्रेशन बाकी है। टेस्ट, जब तक टेस्ट रन, बिना टेस्ट रन के तुम कमर्शियली प्रोडक्शन कर सकते क्या? तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एज पर AS 16 बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज, जो मैं बोल रहा ना वो हाईलाइट कर लेना, substantially all activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use, ठीक है, are complete. On installation of equipment, an evaluation has to be made to conclude whether substantially all the activities are complete. After an equipment has been installed, it is usually tested and adjusted for commercial production before it is finally commissioned. ठीक है, फिर आप आगे और अपने मन से जो लिखना है लिख दो, इतना ही इस क्वेश्चन में, ठीक है। बी पार्ट है, शुड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट बी कंटिन्यूड व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बट मार्केटिंग एक्टिविटीज टू सेल द एसेट आर स्टिल इन प्रोग्रेस। As per Capitalized 16, capitalization of borrowing should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are complete. ठीक है, सब्सटेंशियली सारी चीजें कंप्लीट हो गई है ना। देखो अगर आप मेरे नोट्स लर्न कर लोगे ना तो वो पॉइंट्स डालोगे, आपका आंसर थ्योरी में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक ऑडिट लर्न कर लेना 2-4 लाइन। फर्दर स्टैंडर्ड भी बोलता है कि एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज व्हेन इट्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट इवन दो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट स्टिल कंटिन्यू। एक माइनर मॉडिफिकेशन जैसे कि डेकोरेशन हो रहा है, ठीक है, आर ऑल दैट आर आउटस्टैंडिंग, ये इंडिकेट करता है कि एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी है। द एम्फेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इज ऑन टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है, उसकी यूज तक वो तैयार हो गई ना, बस दैट इज इट। फिर डेकोरेशन वगैरह तू करते रहना, हम तब तक इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते बैठेंगे। Therefore, in the given case, the borrowing cost pertaining to the period during which the marketing activities to sell the asset are still in progress should not be capitalized. इसको आप 5 स्टार लिखो, 5 स्टार। शुभम सर का प्रोडिक्शन है कि ये आने वाले एग्जाम्स में कभी भी आ सकता है एज अ थ्योरी, ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ पे आई से दैट दिस AS इज ओवर। पूरे AS 30 AS मिला के चुनिंदा 10 क्वेश्चन निकलेंगे जो अपने को थोड़े लर्न टाइप्स करने पड़ेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का देखा, उसके अलावा जो एक क्वेश्चन देखा वो लर्निंग का नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ता है, 1-2 बार पढ़ के वो डाइजेस्ट कर लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं था, आपकी जो बोरिंग थी, स्पेसिफिक बोरिंग तो क्लियर थी किस चीज को, एक्चुअली वो एक क्वेश्चन है जहां पे मल्टीपल क्वालिफाइंग एसेट है, प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है। तो जिस क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपको वो स्पेसिफिक बोरिंग बोली है, उस क्वालिफाइंग एसेट के लिए पहले वो बोरिंग को हटा दो। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आपको वो एसेट के लिए लग रहा है प्लस दूसरी एसेट के लिए लग रहा है, इतना टोटल अमाउंट लगेगा। इतने टोटल अमाउंट के लिए जनरल बोरिंग का अमाउंट कितना है? कम है। तो अब क्वेश्चन कहाँ आ रहा होता है कि सर ये 63 का ब्याज मैं इनको कैसे बांटू, किसी एक को दे दूं या सबको दूं? भाई सबको दे, तो पहले निकाल 63 का ब्याज कितना है, फिर खर्चे के प्रोराटा बेसिस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, काम खत्म। एक और बार रिवाइज करा दिया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है नाउ? भाई हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी मेरा क्लास तो यहाँ पे खत्म हो गया। मैम ने बोला है उनका क्लास लगभग 11 बजे चालू होगा, ठीक है। आपके पास 20 मिनट्स का ब्रेक है। आपने ऑलरेडी एक हैवी टेस्ट ऑडिट की दी है और पूरे ब्रेक में आपने ऑडिट का पढ़ाई है, ठीक है। तो मेरी इच्छा है
कि आप लोग 10-15 मिनट नीचे टहल के आओ, थोड़ा खुद को आराम दे के आओ, थोड़ा चाय कॉफी पीना है आराम से पियो। 11 बजे मैम आएगी, 1.5 घंटे की प्यारी क्लास कॉस्टिंग की चालू हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा अटेंशन क्लास में होना चाहिए। पूरा AS16 का होमवर्क करके आना। मैं कल पहले 15 मिनट होमवर्क चेक करूंगा। ठीक है, खुद से करके आना। गलत होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, छाप के मत आना। ठीक है, और प्लीज 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 ये जो क्वेश्चन 21 है इसका SNW अच्छे से कर लेना। अभी ना मैंने आपको आगे के टेस्ट नहीं बोले ना, एक तो मटेरियल का टेस्ट होगा शायद मैडम का, कॉस्टिंग का। ठीक है, उसके अलावा आज क्या डे है? आज फ्राइडे आ गया क्या? ओ हो। ठीक है, तो आज फ्राइडे है, तो मैं क्या करूंगा, AS16 का अपना एक टेस्ट कल रहेगा। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग का टेस्ट मैडम कब रखे? जब भी रखे। कल हम लोग AS16 का टेस्ट लेंगे। ठीक है, और मेरा वादा है कि क्वेश्चन बैंक से होगा, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली। नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये देखो जो AS में ना डिस्क्रिप्टिव का चांसेस है